Hi guys, how are you all? So in this video, today we are going to discuss about class 8 science chapter 15 some natural phenomena. So let's begin with the video. अब देखिए हमने क्लास 7 में पढ़ा था वाइंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में. विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा था ना क्लास 7 में. एक हमारा चैप्टर था. हमने ये भी पढ़ा कि जो साइक्लोन्स है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी में कॉज करते हैं, यानी कि साइक्लोन से जो है बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो कॉज होता है. हमने ये भी पढ़ा कि हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना से कुछ एक्सटेंट तक. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दो अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना के बारे में, दो अदर नेचुरल फेनोमेना के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. वो क्या है? लाइटनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं ये जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं उसे मिनिमाइज़ करने के लिए, ये जो फेनोमेना जो भी डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं उसे मिनिमाइज़ करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला है वो हमें टॉपिक है हमारा लाइटनिंग. तो देखिए आपने स्पार्क्स देखा होगा, चिंगारियों को देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल पे जब जो वायर्स है वो लूज़ हो जाते हैं. ये हमारा पोल है और यहाँ पे जो है वायर्स है, ये जब वायर्स जो है लूज़ हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें स्पार्क्स देखने को मिलते हैं. ये जो फेनोमेना है ये क्वाइट कॉमन है. ये मतलब बहुत ज़्यादा बार होता है जब जो विंड है, हवा जब चल रही होती है ना, तो जो वायर्स है वो और भी ज़्यादा शेक होते हैं. इस वजह से जो है स्पार्क्स हमें और भी देखने को मिलते हैं. आपने देखा होगा स्पार्क्स को एक प्लग में, जब जो है एक प्लग जो है एक सॉकेट में लूज़ हो जाता है, यानी कि हमने एक सॉकेट में एक प्लग को लगाया, अगर वो लूज़ है तो वहाँ पे भी हमें स्पार्क देखने को मिलता है. अब लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क भी ही है, पर ह्यूज स्केल पे. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. ओके, एंशियंट टाइम्स में ना लोगों को इन स्पार्क्स के बारे में नहीं समझ में आता था, इसीलिए वो लाइटनिंग से डरते थे और सोचते थे ये रेथ ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान उनसे गुस्सा हो गए, ये भगवान का प्रकोप है लाइटनिंग. ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स हम समझ चुके हैं कि लाइटनिंग जो है वो कॉज होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. जो क्लाउड्स होते हैं उसमें जो एक्यूमुलेशन होता है चार्जेस का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होता है क्लाउड में, उसी की वजह से जो है लाइटनिंग होता है. इसीलिए हमें लाइटनिंग से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए खुद को इन डेडली स्पार्क से प्रोटेक्ट करने के लिए. डेडली क्यों? बिकॉज इट कैन ऑल्सो किल समवन. ठीक है, लाइटनिंग किसी इंसान के ऊपर गिरेगी तो उस इंसान को वो किल कर सकती है. ठीक है, नाउ द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. तो एंशियंट ग्रीक्स जो थे ना वो मतलब जानते थे कि एक जब एम्बर क्या होता है? एम्बर एक काइंड ऑफ रेसिन होता है. ठीक है, जब उसे हम फर से रब करते हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हेयर को. ठीक है, जब भी एम्बर को हम रब करते हैं फर से तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हल्के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि हेयर. आपने देखा होगा जब आप अपने वुलन या फिर पॉलिएस्टर के जो क्लोथ्स होते हैं उसे उतारते हो तो आपके जो बाल है ना वो खड़े हो जाते हैं. अगर आप अंधेरे में इन कपड़ों को उतारोगे ना तो आप देखोगे कुछ स्पार्क, कुछ हल्की हल्की चिंगारियाँ भी देखने को मिलेगी और थोड़ी सी आपको क्रैकलिंग की साउंड भी सुनने को मिलेगी. इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे. उन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग स्पार्क है आपके क्लोथ से जो होती है वो एकदम सेम फेनोमेना है, यानी कि जो लाइटनिंग होता है और ये जो हमारा क्लोथ्स में जो स्पार्क्स होता है ये दोनों का ही दोनों जो है वो सेम फेनोमेना है. ओके, हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर. पर हमें 2000 साल लग गए थे इस बातों को समझने के लिए. लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन को बोलते थे कि इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, ये क्या बोलता है. ये एक लाइटनिंग को भी सेम चीज़ बोलते हैं और लाइटनिंग जो इतनी ज़्यादा ह्यूज स्केल पे होती है और हमारे जो क्लोथ्स पे होती है स्पार्क्स, वो दोनों को ये सेम बोलते हैं. इन्हें तो लगता है कुछ भी समझ नहीं आता, बट एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज राइट. ठीक है, यही तो हमें बाद में इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बाद तो हमें यही समझ में आया है ना. अब वो बूझो जो है वो सोच रहा है कि इतने समय क्यों लग गया इसे बात को समझने में. तो पहेली बोलती है जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंसान हार्डवर्क करते हैं, बहुत लोग. दैट्स वाई जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के, इसीलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है. ठीक है,
अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के। हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है वो लाइटनिंग से रिलेटेड है, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो लाइटनिंग से कैसे रिलेटेड है। तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस को, ठीक है। पर हमें पहले याद रखना है कि आपने बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर द प्लास्टिक स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं, पर उसके पहले हमने एक खेल में एक चीज़ किया था। हमने क्या किया था? हमने एक प्लास्टिक स्केल लिया था और अपने सूखे बालों में, जिसमें ऑयल ना लगी हो, एकदम धोई हुई सूखे बाल हो, उसमें हमने जब प्लास्टिक स्केल को हम जब रब करेंगे ना, तो वो अट्रैक्ट करेगा छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को। रब करने के बाद आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर लो तो आप देखोगे ना कि प्लास्टिक स्केल जो है उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं चार्जेस बाय रबिंग। तो यहाँ पे है, हमें एक यूज किया हुआ बॉल पेन का रिफिल लेना है और उसे अच्छी तरह से एक पीस ऑफ पॉलीथीन से रब करना है, यानी कि रिफिल को एक पॉलीथीन से एकदम अच्छे से जोरों जोरों से रब करना है। फिर उसे हमें पास लाना है एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के, ठीक है। हमें देखना है, हमें ये ध्यान देना है कि हम जो रब्ड एंड है ना रिफिल का, उसे अपने हाथों से टच ना करें या फिर किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट से टच ना करें, उसे किसी भी चीज़ से हमें टच नहीं होने देना। फिर इस एक्टिविटी को हम स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ से, हस्क से, मस्टर्ड सीड से, इन सारी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जब एक जो प्लास्टिक रिफिल है उसे हमने पॉलीथीन से रब किया तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। सिमिलरली जब एक प्लास्टिक कोम्ब जो है वो उसे ड्राई हेयर से हम रब करते हैं तो उसमें भी कुछ चार्जेस एक्वायर होते हैं। वही सेम चीज़ हो रहा है इस प्लास्टिक रिफिल और कोम्ब में, दोनों में सेम चीज़ हो रहा है। जब हम उसे रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also gets charged। अब देखिए, जब हम चार्ज करते हैं रिफिल और कोम्ब को, तो इस प्रोसेस में जिस ऑब्जेक्ट से हम उसे चार्ज कर रहे हैं, जैसे हमने रिफिल को पॉलीथीन से रब किया था तो पॉलीथीन भी चार्ज हो जाता है, कोम्ब को हेयर से किया था तो हेयर भी चार्ज हो जाता है। अब हम ट्राई करते हैं चार्ज करने का कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स जो आपके आसपास है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जैसे रिफिल को हम पॉलीथीन से या वुलन क्लॉथ से रब कर सकते हैं, बलून को हम पॉलीथीन से, वुलन क्लॉथ से, ड्राई हेयर से, इन सारी चीज़ों से रब कर सकते हैं जिससे वो जो है वो चार्ज हो जाए। अब देखिए, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जर्स को और उनके इंटरेक्शन को। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं टेबल 15.1 से नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। इसमें हमने 2 बलून फुलाने हैं, उन्हें इस तरह से जो है टांगना है कि वो एक दूसरे को टच ना करे। फिर दोनों ही के दोनों बलून्स को हमें एक वुलन क्लॉथ से रब कर देना है और उन्हें लटका देना है, हैंग कर देना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? उसे दोनों के दोनों बलून को रब करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब देखिए क्या करना है, फिर से हमें रिपीट करना है इस एक्टिविटी को बॉल पेन रिफिल से, ठीक है, यूज्ड पेन रिफिल से। हमें एक बार रिफिल को पॉलीथीन से रब करना है, फिर उसे हमें ग्लास टम्बलर में रख देना है और ठीक है, आपको टम्बलर को एज अ स्टैंड यूज़ करना है। जैसे इस ग्लास टम्बलर में हमने रखा और इसमें एक रखा और एक और हम लेके आ रहे हैं, यहाँ से दो रिफिल हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने क्या करना है, जो रब करना है दूसरे रिफिल को भी पॉलीथीन से, फिर उसे हमें चार्ज रिफिल के पास लाना है, ठीक है। हमें केयरफुल रहना है कि हमें टच नहीं करना चार्ज एंड को अपने हैंड से, ठीक है, वरना चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो है हम ये सब समझेंगे क्या हो रहा है, ठीक है, पर एक्टिविटी पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि हुआ क्या। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमने in this activity we have brought close together the charged objects that were made of the same material। तो इन सारे एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लिया जो कि सेम मटेरियल से बने हुए थे। बलून्स को लिया, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से, फिर रिफिल को लिया, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से। क्या होगा अगर जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हो और उन्हें फिर हम पास लाए? तो देखते हैं, हमें एक रिफिल को रब करना है और उसे एक ग्लास टम्बलर में रख देना है। फिर उसमें हमें एक चार्ज बलून लाना है, फूला हुआ चार्ज बलून रिफिल के पास, और फिर ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, जो हमारा पहला फर्स्ट था हमारा जो था हमारा बलून वाला,
जो हमारा बलून वाला था उसमें क्या होगा कि हमने देखिए क्या किया, दो सेम टाइप ऑफ बलून लिया, और जब हम सेम टाइप ऑफ बलून को हैंग करेंगे तो ये देखिए जो जो चार्ज है वो सेम होगा, तो जो सेम चार्जेस होगा, जब सेम चार्ज होगा दोनों में, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे से। जो ये दोनों के दोनों बलून है ना, ये दूर भागने लगेंगे। सेम हेयर, यहाँ पे जो दोनों के दोनों बॉल पेन रिफिल है, ठीक है, और दोनों के दोनों को हमने सेम ऑब्जेक्ट से रब भी किया है, तो ये दोनों भी जो है वो रिपेल करेंगे, ठीक है, लाइक चार्जेस से, यानी कि एक जैसे चार्जेस से, तो ये रिपेल करेंगे। पर हम इस एक्टिविटी में जब देख रहे हैं, हमने बलून लिया है और बॉल पेन रिफिल लिया है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और हमने रब भी अलग अलग चीज़ों से किया है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या है वो समराइज करते हैं, ठीक है। एक चार्ज बलून रिपेल करेगा एक चार्ज बलून को, ठीक है, तो वो फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने बताया, रिपेल कर रहा है एक दूसरे से दूर भाग रहा है। नेक्स्ट हमारा था नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें हमने रिफिल यूज़ किया था, तो एक चार्ज रिफिल भी रिपेल करेगा दूसरे चार्ज रिफिल को। अब देखिए जो हमारा थर्ड था जिसमें हमें बलून और रिफिल यूज़ किया था, पर एक चार्ज बलून जो है वो अट्रैक्ट करेगा एक चार्ज रिफिल को। ये इंडिकेट करता है कि जो चार्ज है बलून में, वो बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो ये क्या इंडिकेट करता है ना कि जो चार्ज था हमारे बलून में वो दूसरे तरह का था। रिफिल में जो चार्ज था, मे बी रिफिल में अगर नेगेटिव होगा तो बलून में पॉजिटिव होगा, बलून में पॉजिटिव होगा तो रिफिल में नेगेटिव होगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि दो काइंड ऑफ जो चार्जेस होते हैं वो कैन वी से दैट टू काइंड्स ऑफ कैन वी से देन दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि दो काइंड ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो सेम काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट रिपेल, सेम अट्रैक्ट। अब ये कन्वेंशन है कि हम चार्ज को, जो ये एक ग्लास रॉड में एक्वायर हुआ था जिससे हमने सिल्क से रब किया था, उसे हम पॉजिटिव कर लेते। कन्वेंशन मतलब ऐसा मान लिया गया है कि एक ग्लास रॉड हमने लिया और उसे हमने एक सिल्क से रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो इसमें जो चार्ज होगा ग्लास रॉड में उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा मान लिया गया है। और तो जो अदर चार्ज होगा, जिसमें जो दूसरा चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब एक चार्ज ग्लास रॉड को हम एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के सामने लाते हैं, जिसे हम पॉलीथिन से रब किया है हमने, वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब देखिए प्लास्टिक स्ट्रॉ का किस टाइप का चार्ज होगा। देखिए अब गेस कर सकते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है वो नेगेटिव चार्ज करेगा, क्योंकि हमारे रॉड में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है इसमें पक्का नेगेटिव ही चार्ज होगा ना, नहीं तो ये अट्रैक्ट ही नहीं करता, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, है ना। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो जनरेट होते हैं रबिंग से, वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब वो मूव नहीं करते। रबिंग से जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं करते, वो खुद से मूव नहीं करते। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब भी चार्जेस मूव करने लगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में 6th पढ़ते आ रहे हो आप। जो करंट होता है एक सर्किट में, जो कि एक बल्ब को ग्लो करता है, या फिर जो करंट जो कि एक वायर को हॉट बनाता है, वो नथिंग, कुछ भी नहीं है पर मोशन ऑफ चार्जेस है, कि चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, चार्जेस, वो मोशन है चार्जेस का। मूव क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हमारा जो बल्ब कैसे ग्लो करता है एक सर्किट से, एक ऐसे हम जो सर्किट बना देते हैं, सर्किट से मूव कैसे करता है, मतलब हम जो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कैसे करता है, वो ग्लो तभी करता है जब जो करंट है वो फ्लो होता है सर्किट से, है ना। अब देखिए हम ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, इसे देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, एक एक्टिविटी है, खाली जैम का बॉटल ले लेना है, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, जो कि जो बॉटल का जो माउथ है, ये हमारा है ना जैम का बॉटल, इसका जो माउथ है उससे बड़ा हो, ठीक है। एक होल उसमें बना देना है ताकि जो एक मेटल का जो पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप जो मेटल का हम अपने पेपर में क्लिप करते हैं हमारे पेपर को, उसे ले लेना है ताकि वो इंसर्ट हो जाए। हमें पेपर क्लिप को खोल देना है इस तरह से, जैसे हमने फिगर 15.4 में दिया गया है। देखिए यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से हमने एक पेपर क्लिप को खोल देना है और इस कार्डबोर्ड के अंदर जो होल है उससे डाल देना है। अब देखिए हमें 2 स्ट्रिप्स ले लें एल्युमिनियम फॉइल के, जिससे हमें 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमें ले लेना है एल्युमिनियम फॉइल, जो खानों को लपेटने में काम आता है ना, उसे ही हमें ले लेना है। फिर हमें उसे पेपर क्लिप में हैंग करना है, लटका देना है जैसे हमें दिया गया है। फिर हमें इंसर्ट करना है पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड के लिड में, और जैसा कि हमें परपेंडिकुलर दिखाया गया, देखिए क्या करना है, हमें
ये यहाँ से फिगर से समझते हैं। एम्पटी जैम बॉटल ले लिया, कार्डबोर्ड ले लिया, एक होल बना लिया बीच में, एक होल से उसमें हमने मेटल क्लिप को इस तरह बना के डाल दिया, और यहाँ पे जो हमारा एल्युमिनियम फॉयल था 4x1 सेंटीमीटर का जो है लेंथ ब्रेथ में, हमने उसे काट कर इससे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक चार्ज रिफिल लेना है, चार्ज करना है एक रिफिल को और उसे टच करना है ऑन विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप का जो ऊपर वाला एंड होगा ना, उससे हमें टच करना है उस रिफिल को। ऑब्जर्व करना है क्या होता है, क्या कोई इफेक्ट होता है फॉयल के स्ट्रिप्स में, क्या वो रिपेल करते हैं ईच अदर को या फिर अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें टच करना है अदर चार्ज बॉडीज को विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप के एंड से हमें दूसरे चार्ज बॉडीज को जब हम टच करेंगे, क्या जो फॉयल स्ट्रिप्स है वो बिहेव करेगा वही एक तरह का सारे के सारे केसेस में। जो पेपर स्ट्रिप्स है, फॉयल स्ट्रिप्स है, वो सेम बिहेव करेगा सारे केसेस में। क्या ये एपरेटस है कि हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि क्या एक जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों जो है फॉयल का स्ट्रिप्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब देखिए हम समझते हुआ क्या, एल्युमिनियम फॉयल का जो स्ट्रिप्स था उसने रिसीव किया सेम चार्ज। आप देखिए यहाँ पे पहले पूछ रहा था कि हो क्या रहा है, कि रिपेल करेगा या अट्रैक्ट, तो पहले तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। कि जब हम यहाँ पे इसको टच करेंगे, यहाँ से जो करंट है यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट नहीं जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा। जो चार्ज जाएगा, क्योंकि ये मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये मेटल क्लिप है तो मेटल यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल में पहुँचा देगा, और ये क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागने लगेंगे। जो एल्युमिनियम फॉयल का स्ट्रिप था उसने सेम चार्ज लिया चार्ज रिफिल से थ्रू द पेपर क्लिप, यानी कि जो चार्ज था या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। चार्ज एक ही था, दोनों ही जो हमने चार्ज लिया वो एक ही था, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब देखिए पेपर क्लिप से, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो पेपर क्लिप ने ले लिया उस चार्ज को। अब जो स्ट्रिप्स है उसमें सिमिलर चार्जेस है, क्या हमने कहा सिमिलर हो, चाहे पॉजिटिव दोनों हो चाहे नेगेटिव दोनों हो, वो रिपेल करेगा। अब देखिए ऐसा डिवाइस जो कि यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज कैरी करना है या नहीं, इस ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसा डिवाइस जो कि यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ऐसा डिवाइस जो कि यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में एक मेटल कंडक्टर से। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी देखिए हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक है, मूव नहीं करता, पर हाँ वो मूव नहीं कर रहा, क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में, जो एक मेटल कंडक्टर से, क्योंकि कंडक्टर में तो वो पूरे के पूरे कंडक्टर में चार्ज फैल जाएगा ना, पूरे के पूरे कंडक्टर में, दैट्स वाई जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। अब हमें क्या करना है, टच करना है एंड ऑफ द पेपर को, क्लिप को जेंटली अपने हाथों से। जो पेपर क्लिप का जो एंड है उसे हमें हल्की तरह से हाथों से एकदम हल्का सा टच कर देना है। आपको एक चेंज देखने को मिलेगा फॉयल के स्ट्रिप्स में, आपको एक चेंज। अब क्या होगा ना कि वो जो है ओरिजिनल स्टेट में अपने आ जाएंगे। कि देखिए क्या हुआ था, इस तरह से लटका हुआ था चार्ज, हमने इस तरह से था, चार्ज हमने लाया तो ये दूर दूर भागने लगा फॉयल स्ट्रिप, फिर हमने अपनी फिंगर से यहाँ पे टच कर दिया। जब हमने अपनी फिंगर से टच किया तो वो यहाँ से फिर यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, उसमें जो अब कोई चार्ज नहीं रहा। अब हमें रिपीट करना है चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, हमें चार्ज करते रहना है। तो इस तरह से हमें बोल रहा है कि आप फॉयल को चार्ज करते रहो और फिर उसे अपने हाथों से टच करते रहो, ठीक है। तो इस तरह से हमें चार्जिंग ऑफ फॉयल करना है, स्ट्रिप्स को रिपीट करना है बाय टचिंग द पेपर क्लिप। हर टाइम आप देखोगे कि जो फॉयल के स्ट्रिप्स है वो अचानक कोलैप्स हो जाता है, जैसे आप उसे टच करते हो पेपर क्लिप को अपने हैंड से, तो अपने ओरिजिनल स्टेट में वो वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए जो रीज़न वो बहुत ही सिंपल सा है। रीज़न है कि जो फॉयल के स्ट्रिप्स है वो अपने चार्ज को खो देते हैं अर्थ में। कहाँ पे, अर्थ में, हमारी बॉडी से। हम कहते हैं कि जो फॉयल स्ट्रिप्स है वो डिस्चार्ज हो गए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है ये अर्थ में, आप बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, कहाँ से अब अर्थ में कैसे चला गया। हमने अपने हैंड से टच किया, फिंगर से जब हमने टच किया तो हमारा बॉडी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब वो गुड कंडक्टर है हमारा बॉडी, तो वो चार्ज उस मेटल क्लिप से हट के हमारी बॉडी पे आ गया। हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है और अर्थ जो है ना एक बिगेस्ट रिजर्वायर है इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे अर्थ में ना
अर्थिंग नाम का आपने कुछ सुना होगा, ठीक है, तो ये देख लीजिए। हम कह सकते हैं कि जो फॉल स्ट्रिप्स है वो डिस्चार्ज हो गई है। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र होने का चार्ज एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। क्या हुआ, समझते हैं इस पार्ट को। और भी अर्थिंग के बारे में और भी समझेंगे हम, ठीक है, आगे भी हम अर्थिंग के बारे में समझेंगे। तो कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ ये 4 लाइन नहीं दिए हुए और भी बताया गया अर्थिंग के बारे में, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। कि देखिए यहाँ पे जो हमारा जो है फिंगर, हमारा गुड कंडक्टर है बॉडी से जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। पास होते होते हमारे बॉडी से वो कहाँ चल जाता है, अर्थ पे चला जाता है। जब हम टच करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे हाथों से हमारे बॉडी में आ जाता है और हमारे बॉडी से अर्थ में। इससे हम कहते हैं कि जो फॉल स्ट्रिप्स है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। चार्ज अब उसमें नहीं रहा। अब यही जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर होने का चार्ज एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। अब देखिए जो अर्थिंग है वो एक बिल्डिंग्स में प्रोवाइड की जाती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो अर्थिंग होता है ना वो बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है उस, ताकि वहाँ पे रह रहे लोगों को या भी कोई भी चीज़ को इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो है किसी भी लीकेज ना हो इलेक्ट्रिक करंट का। सपोज अगर कोई भी बड़ा सा हो गया हमारा लीकेज इलेक्ट्रिक करंट का, और उससे क्या होगा, जैसे अगर होगा तो हमारा जो सारा का सारा, अगर हम अर्थिंग बना के रखेंगे अपने घरों में, तो जो हमारा है चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा, है कि नहीं। और जो हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट भी 3 वाला जो सॉकेट होता है, तो ऊपर वाला जो होता है ना, सबसे ऊपर वाला, वो अर्थिंग का होता है, पता है, वो अर्थिंग का होता है। अब ऐसा क्यों, कभी अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए उसमें, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कभी कभी सॉकेट में बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो वो वाले जो ऊपर वाले से है वो अर्थ में चला जाता है वो, ठीक है। एक जब घर बनता है ना तो एक मेटल प्लेट लगाया जाता है घर के नीचे में, जिससे जो है बड़ा सा मेटल प्लेट लगाया जाता है घर के रूफ के नीचे में, सॉरी फ्लोर के नीचे में, रूफ तो छत होता है, फ्लोर के नीचे में, जिससे जो है वो सारे का सारा जो करंट है वो अर्थ में चला जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। तो 3 पार्ट बनाऊंगी मैं इस वीडियो की, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। सेकंड में मैं लाइटनिंग बताऊंगी, थर्ड में मैं अर्थक्वेक जो है हमारा वो बताऊंगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।